नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए आपकी फ़िज़िक्स की क्लास हमने स्टार्ट कर दी थी और इसी सीरीज़ में एक लेक्चर मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो टीजीटी 2001 का पेपर था उसके क्वेश्चन से वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। और मैंने एक बात और आपसे कही थी कि हम एक सीरीज़ और स्टार्ट करेंगे जो आपकी टॉपिक वाइज रहेगी। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो हैं आपके, वो हम इस सीरीज़ में आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके तहत टॉपिक वाइज बिल्कुल इसी प्रकार चलेंगे जैसे 11th और 12th का पेपर है। ठीक है जी। तो बिल्कुल आज का जो लेक्चर है बेसिक चीज़ों को अपने अंदर कंटेन करेगा, अपने अंदर रखेगा। तो बेसिक क्वेश्चंस जो आपका 11th का आप चैप्टर है, जिसे आप फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है जी, या भौतिक संसार कह सकते हो या भौतिक परिवेश कह सकते हो, उस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं जो आपकी टीजीटी पीजीटी जीआईसी है ना, एलटी ग्रेड, इस तरीके की परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। तो इस सीरीज में हम सभी तरीके का सभी क्वेश्चन, सभी सिलेबस की बातें कवर करके चलेंगे। आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में जो चैप्टर हो, जो टॉपिक हो, आप उसी वीडियो को देखें। बाकी हम आज से अपनी जो हमारी 11th की फ़िज़िक्स है उसके पहले चैप्टर से एमसीक्यूज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और आपके चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि भौतिक संसार। ठीक है जी। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ें पहला क्वेश्चन। और आज का चैप्टर बिल्कुल बेसिक है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि भौतिक जगत या भौतिक संसार, ठीक है जी, या भौतिक परिवेश। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप पढ़ें। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, कह रहा है भौतिकी में इनका अध्ययन किया जाता है, यानी फिजिक्स में किसकी स्टडी की जाती है। आपसे ये पूछा है कि पौधों की स्टडी की जाती है यानी प्लांट्स की, मानवों की स्टडी की जाती है यानी कि ह्यूमंस की, और पशु और पक्षियों की यानी एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो ये तो सब बायोलॉजी की बातें हैं, जीव विज्ञान की। जो लास्ट ऑप्शन है आपका प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाएं, नेचर एंड नेचुरल साइंस, ठीक है जी, नेचुरल इवेंट्स, उनकी स्टडी की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये 11th का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके बाद आप देखें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भौतिकी में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शन तो ठीक है, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक बात है। दूसरा कह रहा है भौतिकी और तकनीक एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है। तो तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और फिजिक्स तो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये बात गलत है ना। ये कह रहा है नहीं होती है, मतलब होती है ना। तो उसने ये कहा था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी फिर भी आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है जो वैद्युत गति की है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें आप चार्ज की स्टडी करते हैं, जो चुंबकीय पिंड हैं उनसे संबंधित विद्युत एवं चुंबकीय घटनाओं के अध्ययन किया जाता है, तो ठीक बात है ये भी, है ना। और कह रहा है किसी प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहने वाली भौतिक राशियों को संरक्षित राशियाँ कहा जाता है, यानी जो अपरिवर्तित रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, उन्हें कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो ठीक बात है ये भी। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। उसने पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो, ये बी हो जाएगा, जो आपका गलत है। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। और ये आपकी सीरीज हिंदी में रखी गई है क्योंकि हिंदी की मांग ज़्यादा है और टीजीटी पीजीटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी अधिकांश हिंदी मीडियम के ही होते हैं, इसलिए हमने ये सीरीज़ हिंदी में रखने का निर्णय किया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखें, कौन सी भौतिकी की शाखा नहीं है। कौन सी भौतिकी की ये शाखा नहीं है, यानी कौन सी फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। तो आपसे पूछा है ऑप्शन नंबर ए में कहा यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, नंबर सेकंड में आपसे कहा प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स, नंबर थर्ड में आपसे कहा कोशिका आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की बात है, जो सेल जेनेटिक्स होती है, और फिर है आपका वैद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो आप खुद देख सकते हैं जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की ब्रांच है, यांत्रिकी, और प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स भी फिजिक्स की ब्रांच है,
और जो कोशिका आनुवंशिकी है ये बायोलॉजी की बात है ना, जेनेटिक्स तो बायोलॉजी की बात होती है। और वैद्युत गतिकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो कौन सी नहीं है आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये बायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर इसने पूछा था कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में जो कोशिका आनुवंशिकी है वो नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है भौतिकी में हमारे द्वारा अध्ययन किए जाने वाले द्रव्यमानों की रेंज क्या है, परास क्या है। यानी फिजिक्स में आप कितने मास से लेकर कितनी मास तक की स्टडी करते हैं, कितने द्रव्यमान से लेकर कितने द्रव्यमान का अध्ययन करते हैं, ये बताना है आपको। तो आप याद रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 10 की घात -31 -30 इस तरीके की रेंज रहती है। तो 10 की घात -30 किलोग्राम से लेकर 10 की घात 55 किलोग्राम तक की रेंज में आप स्टडी करते हैं फिजिक्स में। ठीक है जी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, -30 से लेकर 55 तक। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी हो जाएगा। ठीक है जी। -30 किलोग्राम से लेकर 10⁵ किलोग्राम तक की जो स्टडी है वो फिजिक्स में की जाती है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें आप स्क्रीन पर। कह रहा है क्लासिकल फिजिक्स में यानी चिरसम्मत भौतिकी में जो लागू होती है बातें वो सूक्ष्म जगत पर लागू होती है ना, माइक्रो वर्ल्ड पर, या स्थूल जगत पर लागू होती है। स्थूल यानी जो बड़ा जगत है ना। तो जो चिरसम्मत भौतिकी है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसकी बातें माइक्रो जो वर्ल्ड है, सूक्ष्म जगत है, उस पर लागू नहीं होती है। वो तो मॉडर्न फिजिक्स है जो आइंस्टीन वगैरह की बातें जिसमें फोटोन की बात होती है ना। लेकिन ये स्थूल जगत की जो बातें हैं, बड़ी चीज़ों की, बड़ी वस्तुओं की बातें आप करते हैं कि एक पिंड है, एक वस्तु है जिस पर बल लग रहा है, तो ये स्थूल जगत की बातें हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी आपकी लागू होती है स्थूल जगत पर। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो कह रहा है चिरसम्मत भौतिकी में विषय शामिल नहीं होते हैं। तो कौन से विषय शामिल नहीं होते, एक तो आपका यांत्रिकी है, प्रकाश है, ऊष्मा है, मूल कण है। तो यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। जो प्रकाश है वो भी, और ऊष्मा भी यानी लाइट और हीट भी। मूल कण जो हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपके मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी 6 का। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स के, है ना, जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इनकी मतलब ये जो इतनी आसान है तो आप सोच कर कि ये सोचें कि ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकते। बेसिक क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का जो है जनरल पूछ भी लिया जाता है। यानी ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जीएस के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है जी। और ये फिजिक्स टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही, एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए तो है ही। 7th जो आपका है क्वेश्चन वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है जी। पहला ऑप्शन पढ़ें। आपसे कहा न्यूटन का संबंध यूके से था। यूके है ना, बिल्कुल सही बात है। न्यूटन इंग्लैंड के थे, यूके जो है यूनाइटेड किंगडम उसके थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। आपसे पूछा है सही कौन सा नहीं है, तो ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा है आइंस्टीन का संबंध इंग्लैंड से था। तो आइंस्टीन इंग्लैंड के नहीं थे बल्कि जर्मनी के थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिसने प्रकाश वैद्युत प्रभावों की खोज की थी, तो ये सही बात है, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के व्याख्या की थी। तो ये बात ठीक है, लेकिन वो इंग्लैंड से नहीं थे, जर्मनी से थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है सही कौन सा नहीं है, तो यही वाला है। बाकी फिर भी आगे के पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कहा जॉन बार्डिन का संबंध फ्रांस से था। तो ये भी आपका गलत है। जॉन बार्डिन जो है आपके, जिन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की थी, वो भी आपके जर्मनी के थे। ठीक है जी। और इसके बाद आगे आपसे कहा डब्ल्यू के रोटेंजन, जो रोटेंजन है आपके, रोटेंजन के बारे में आप जानते हैं। रोटेंजन ने खोज की थी, देखो लिखा भी है इसके बारे में। रोटेंजन ने किसकी खोज की थी, एक्स किरणों की खोज की थी।
वो हॉलैंड से थे। तो ये आपका गलत है ऑप्शन, हॉलैंड से नहीं थे, वो जर्मनी से थे। ठीक है जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखो सारे जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया न्यूटन कहाँ के थे, यूके के थे। जॉन बार्डिन यूएसए के थे, यानी कि यूएसए को जब आप अमेरिका कह सकते हो। तो स्क्रीन पर आप देखें एक डिस्क्रिप्शन है, खोज क्या है और साथ में उनके देश क्या है, उनकी कंट्री क्या है। ठीक है जी। तो यहाँ से आप चारों साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लें तो इससे कहीं भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का बन सकता है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही वाला बताना है, गलत वाले अलग करने हैं। ठीक है जी। तो पहला जो है क्वेश्चन वो कह रहा है हवाई जहाज जो है न्यूटन के गति के नियमों एवं भाप इंजन जो है बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। तो पूछा है सही कौन सा है, तो ये तो गलत है। हवाई जहाज जो है ना बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है, और जो न्यूटन का नियम पर आधारित नहीं है हवाई जहाज, वो बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है। और जो भाप का इंजन है वो बर्नौली की प्रमेय पर आधारित नहीं है, बल्कि वो ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये गलत है। उसने पूछा है सही कौन सा है। फिर कह रहा है जल शक्ति जो है, जल विद्युत शक्ति, वो ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित है। तो नहीं, जो जल विद्युत शक्ति है उसमें जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो बदल जाती है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और जो रॉकेट प्रणोदन है, रॉकेट का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के नियम है गति के, है ना, एक्शन रिएक्शन लॉ, है ना, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो ये भी गलत है। वो कह रहा है रॉकेट प्रणोदन बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है, तो गलत बात है। फिर सी में कहा कंप्यूटर्स जो हैं विद्युत परिपथ के अंकीय तर्क पर आधारित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, विद्युत परिपथ के अंकीय तर्क पर आधारित है कंप्यूटर्स। और जो विद्युत जनित्र है वो फैराडे के नियमों पर आधारित है। ठीक है जी। तो बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा 8। ठीक है जी। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर भी डी पार्ट को पढ़ लेते हैं। जो नाभिकीय रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर जो है ना वो नाभिकीय विखंडन पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है जी। ऊष्मागति के नियमों पर आधारित नहीं होता। और जो सोनार है वो व्यतिकरण पर आधारित नहीं होता, बल्कि सोनार जो है पराश्रव्य तरंगे, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, तो 8वें का सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रतिकण की अवधारणा दी, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल का मतलब है प्रतिकण, जो विपरीत कण है। जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है -1 E0 और पॉजिट्रॉन होता है +1 E0। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रतिकण विपरीत कण कौन सा है, पॉजिट्रॉन है। ये अवधारणा सबसे पहले किसने दी पूछा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी लिखा है वो करेक्ट हो जाएगा, पॉल डिराक, है ना। पॉल डिराक ने ये अवधारणा, ये एजम्पशन दिया था। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल जो मिला वो उनकी किस खोज के लिए मिला। सीवी रमन, है ना, एक चर्चित नाम है, भारत के वैज्ञानिक रहे जिन्होंने जिस दिन खोज की रमन प्रभाव की, उस दिन भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे। तो आपसे कह रहा है किस खोज के लिए मिला। तो जो रमन प्रभाव था वो प्रकाश की प्रकीर्णन से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 10th का। ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से कौन सा तकनीकी एवं भौतिकी के मध्य सही कड़ी को निरूपित नहीं करता है। ठीक है जी। तो प्रकाश सेल जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित है, सही बात है। और रॉकेट प्रणोदन जो है वो आपका न्यूटन के नियमों से रिलेटेड है ना, ऊष्मागतिकी के नियमों का उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वाला गलत है। कह रहा है कौन सा सही निरूपित नहीं करता है, तो यही वाला हो जाएगा। प्रकाशिक रे से ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो ये वाला भी आपका करेक्ट है। सलियन परीक्षण रिएक्टर जो है प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध, ये वाला भी बिल्कुल सही है।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11th का बी। ठीक है जी। रॉकेट प्रणोदन न्यूटन की गति के नियमों से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी। और इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष घोषित किया गया? तो 2005 को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, आपसे कहा विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण, संचरण और समसूचन निम्न में से किसका आधार है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो प्रयोग है वो रेडियो और टेलीविज़न में किया जाता है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर आपका 13 का सी हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा तड़ित की खोज किसने की? तड़ित यानी लाइटनिंग, तो इसकी खोज की थी फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आपसे पूछा है GMRT का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है GMRT के, ना? तो इसका देखो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेंट, है ना, मीटर वेयर रेडियो टेलीस्कोप। तो 15वें का भी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। याद कर लेंगे आप इस फुल फॉर्म को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है जी। देखो जेंट, मीटर वेव, रेडियो टेलीस्कोप, इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैं बता दूं, जेंट का अर्थ होता है विशाल, है ना, और मीटर वेव, है ना, वेव से रिलेटेड है वो जो रेडियो वेव होती है, और टेलीस्कोप है एक प्रकार का, है ना। तो इस तरीके से आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। 16वां क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इलेक्ट्रॉन को उनके किस गुणधर्म के लिए प्रयुक्त करता है? यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तरंग प्रकृति होती है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। 16वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपसे कहा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इन्होंने कहा बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत को दिया। ठीक है जी। और युकावा ने नाभिकीय बलों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो बिल्कुल सही बात है, बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत को समझाया था और युकावा ने नाभिकीय बलों के सिद्धांत को समझाया था। ठीक बात है बिल्कुल। आपसे पूछा है गलत कौन सा है? ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन के द्वारा हुई, तो बिल्कुल ठीक बात है। जड़त्व के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की, बिल्कुल ठीक बात है। आपसे कहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की खोज आइंस्टीन के द्वारा, बिल्कुल सही बात। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की खोज फैराडे के द्वारा हुई। तो ये ऑप्शन भी तीनों करेक्ट हैं। आपसे पूछा है गलत कौन सा है, तो 3 सही है, तो चौथा गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज आप जानते हैं जेम्स चैडविक, बिल्कुल सही बताया आपने। तो जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है, लेकिन इसमें दे रखा है न्यूट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की, जबकि उन्होंने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने थोड़ी ना की, तो ये वाला गलत है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, या थॉमसन आप कह सकते हैं। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ये तो सब जानते हैं। तो इसमें ये लिखा था कि न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी। 17th का डी। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ें आप। आपसे कहा सोनार निम्न में से कौन सी तरंगों को उत्सर्जित करता है? तो सोनार में यूज होती हैं जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, जिन्हें आप अल्ट्रासोनिक्स वेव्स कह सकते हो, या अल्ट्रा साउंड भी जिन्हें आप कहते हैं, अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो होती हैं। तो 18वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक कह दो या पराश्रव्य हिंदी में कहेंगे। इसके बाद है 19वां 19th क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन की खोज किसने की? तो साइक्लोट्रॉन 12th में आप पढ़ते हैं, लेकिन ये तो बेसिक क्वेश्चंस आपके रखे गए हैं। तो इसका अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा किस वर्ष में होर्न एवं मैटनर ने यूरेनियम के न्यूट्रॉन प्रेरित विखंडन की अवधारणा की खोज की। ठीक है जी, तो किस वर्ष पूछा है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। होर्न और मैटनर 2 वैज्ञानिक थे। यूरेनियम के भीतर न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होकर के विखंडन यूरेनियम का होता है, इस बात की खोज किस वर्ष की थी, तो इसका हो जाएगा 1938 में खोज की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21। आपसे कहा उनमें से कौन सा बल प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है, तो प्रकृति में मूलभूत जो बल होते हैं वो 4 होते हैं, आप जानते होंगे। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, ये 11th के इसी चैप्टर में है यदि आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी वगैरह। तो एक तो मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल, एक दुर्बल नाभिकीय बल, और एक विद्युत चुंबकीय बल, और एक प्रबल नाभिकीय बल। तो 4 बल होते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है, और तनाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहता है निम्न मूल बलों को आपेक्षिक शक्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये 11th का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। मूल बलों को बढ़ते हुए क्रम में कौन सबसे दुर्बल है, फिर उसके बाद कौन प्रबल है, फिर कौन प्रबल है, इस तरीके से। तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कम होता है ना। हिंदी में तो आपके सामने लिखा ही है, मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे दुर्बल होता है, सबसे वीक होता है। और इसके बाद आता है आपका, यानी इससे स्ट्रॉन्ग जो है वो कौन सा है, आप जानते हैं, जो दुर्बल नाभिकीय बल है, जिसे आप वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हो। और इसके बाद है आपका, ठीक है जी, इसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल। और इसके बाद सबसे प्रबल जो बल है प्रकृति में वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसे आप कह सकते हो प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है जी। तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना सबसे दुर्बल है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो ये पहला। दूसरा विद्युत चुंबकीय, देखो जो ऑप्शन दे रखा है मैं लिख के बताऊं। सबसे पहले दिया है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो पहले पे आएगा, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। दूसरे पे आएगा आपका कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी दुर्बल, तो ये तीसरे पे दिया है, 3 आएगा। फिर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय, ये दूसरे पे दिया है तो 2 आएगा। और प्रबल नाभिकीय बल 4th पे है। ठीक है जी। तो ये यानी ऑर्डर ये आ जाएगा 1 3 2 4, और 1 3 2 4 ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 था ये। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आप पढ़ें। आपसे पूछा है गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसकी परास क्या है, रेंज क्या है। तो आपको पता हो गुरुत्वाकर्षण बल की परास बहुत अधिक होती है, यानी कि अनंत होती है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट। गुरुत्वाकर्षण बल की परास अनंत होती है, और जो प्रबल नाभिकीय बल है उसकी परास बहुत कम होती है, 10⁻⁻15 मीटर लगभग बस। ठीक है जी। यानी सबसे कम होती है परास प्रबल नाभिकीय बल की, और सबसे अधिक होती है गुरुत्वाकर्षण बल की। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ें। किसी डोरी में घर्षण एवं तनाव का जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है? नहीं। ठीक है जी। नाभिकीय बल, दुर्बल बल, इस तरीके के बल कुछ नहीं है, ये होता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल का ही रूप होते हैं घर्षण और तनाव के बल। तो 24वें का बी हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25। आपसे कह रहे हैं निम्न में से प्रबल नाभिकीय बल के बारे में सही कथनों को बताना है। ठीक है जी।
प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश से स्वतंत्र रहता है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। तो ये S1 हो जाएगा। फिर आपसे कहा प्रकृति में सर्वाधिक प्रबल बल होता है, तो बिल्कुल सही बात है ना। S2 भी हो जाएगा। और तीसरा जो आपसे कहा इनकी परास बहुत अधिक होती है, तो अधिक नहीं होती, इनकी तो बहुत कम होती है, सबसे कम होती है, तो S3 नहीं होगा। और फिर आपसे कहा नाभिक के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार है, तो सही बात है। कि नाभिक के जो कण हैं, नाभिक के भीतर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके बीच लगने वाला बल है, तो नाभिक के बीच ये आकर्षण का बल लगता है, नाभिक के कणों के बीच, तभी तो नाभिक का अस्तित्व है। तो बिल्कुल सही बात है, नाभिक का स्थायित्व इसी के कारण होता है। तो S1, S4 और S2 ये हो जाएंगे, S1, S2, S4 है ना। ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26 में आपसे कहा दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन किया जाता है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका सूत्र ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन r², ठीक है, बिल्कुल सही। और आपसे कहा विद्युत चुंबकीय बल, तो विद्युत चुंबकीय बल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे आप कहते हैं वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बहुत सुंदर अपॉन r², ठीक है जी। तो वो कह रहा है ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। तो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करने का मतलब Fg जो है वो r² के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, और Fe जो है वो भी r² के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे इंग्लिश में। तो दोनों ही वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। वर्ग हो रहा है दोनों का, दूरी का, और व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो वर्ग व्युत्क्रम के नियम का दोनों ही जो बल हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो और चाहे विद्युत चुंबकीय बल हो, वो दोनों ही पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ए और बी दोनों, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों पालन करते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 था ये। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 27। आपसे पूछा है निम्न में से कौन से संबंध सही है। तो ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है। आपसे आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन पूछा है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, और ये तो सब जानते हैं, बहुत फेमस है ये। E बराबर mc²। E क्या है, ऊर्जा है जो उत्पन्न होती है द्रव्यमान की नष्ट होने से। m नष्ट हुआ हुआ द्रव्यमान है, विलुप्त द्रव्यमान है, और c है प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा कौन सा कथन जो है संरक्षण के नियमों के अनुसार सही नहीं है, ठीक है जी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक गलत है, वही बताना है। कह रहा है संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन लॉज जो होते हैं वो निरीक्षणों एवं प्रयोगों पर आधारित परिकल्पना है। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल है ना, निरीक्षण और प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है, तो ठीक बात है। संरक्षण नियमों का प्रकृति की सममिति से, सममिति यानी सिमेट्री से एक गहरा जुड़ाव नहीं है, तो ये गलत बात है। उनका गहरा जुड़ाव है ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा जो गलत है। फिर भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन, उसने कहा ना गलत कौन सा है, तो ये वाला है बी, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसने कहा संरक्षण के नियम को सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो सही बात है। और फिर कह रहा है कि ऊर्जा, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग के संरक्षण जो है ये इनके जो नियम है भौतिकी के मूलभूत नियम माने जाते हैं, तो सही बात है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है और ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तीनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फिजिक्स में, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर, ये दो सारी बातें ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो बात है वो गलत है, तो उससे ने कहा गलत बताना है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती यानी कांस्टेंट नहीं रहती। आपसे कहा एनर्जी यानी ऊर्जा, तो ऊर्जा तो संरक्षण का नियम है, उसका रहती है वो, है ना।
ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बिल्कुल सही। तो ऊर्जा क्या है? एक ऐसी राशि है जो संरक्षित रहती है। फिर रेखीय संवेग, तो रेखीय संवेग के संरक्षण का भी नियम होता है। फिर कोणीय संवेग दे नहीं रखा हालांकि ऑप्शन में। एक द्रव्यमान, तो द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो आइंस्टीन के अनुसार जो आधुनिक भौतिकी है उसमें बदलता है बस, लेकिन बल जो है, बल फोर्स, वो चेंज होता रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर, इसने कहा कौन सी संरक्षित नहीं होती, तो बल ऐसी राशि है जो संरक्षित नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है? कितना है? ऑप्शन दे रखे हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6वां भाग है, पृथ्वी के समान है। गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी, तो यानी जो चंद्रमा पर स्मॉल जी है वो अर्थ के पृथ्वी के स्मॉल जी का कितना है? सी ऑप्शन में कहा 1/3 है और डी में कहा 1/5 है। तो ये बहुत फेमस बात है, सबको पता है। जो चंद्रमा पर है जी, एम कह दूँ, एम फॉर मून, वो अर्थ के जी का 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये चैप्टर के है ना, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है फिजिक्स का, इससे आसान चैप्टर तो फिजिक्स का कोई है नहीं। और ये आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके का कोई आसान क्वेश्चन 1-2 रहता ही है। तो बिल्कुल बेसिक बातें थी, आपको समझ में आए होंगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से। कैसा रहा आज का लेक्चर, कमेंट करके प्रतिक्रिया अवश्य दें। और ये सीरीज़ जारी रहे, इसके लिए आप लोग हौसला बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, जो इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और साथ में उन्हें इस लेक्चर से, इस वीडियो से लाभ हो सकता हो। ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।